आज की कहानी वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुदगल के उपन्यास नाला सुपारा से ली गई है। मेरी बा इस सकरी गली के सकरे छोर पर पलस्तर उधड़ी दीवारों वाले घर की सींखचों वाली इकलौती खिड़की के पार दिल्ली के मेघ बरस रहे हैं। तुझसे कभी नहीं बता पाया बा, नहाने से मुझे डर लगता था। बाथरूम में तेरे जबरदस्ती धकेलने पर नल खोल बाल्टी से फर्श पर पानी उलीच मैं नहाने का सिर्फ स्वांग भर कर रचता था। बस तौलिए का कोना भिगोकर हाथ मुंह भर पोंछ लिया करता था ताकि तू छुए तो महसूस करे कि मैं सचमुच बाथरूम से नहाकर निकला हूँ। तू तो समझती थी कि नहाने के मामले में मैं नंबरी आलसी हूँ। तेरा भ्रम तोड़ता तो कैसे। मैं कागज पर तेरे पाँवों की आकृति उकेरने लगता हूँ। तू विस्मय कर सकती है कि ये पाँव तेरे कैसे हो सकते हैं। डबल रोटी से फूले तेरे थके पाँवों को जब भी मैं देखता था मुझे चिंता होने लगती थी। तेरे पाँव सूजे हुए हैं, साड़ी के फॉल से ढके हुए हैं। उनकी सूजन किसी को नजर नहीं आती। मालूम नहीं कैसे मुझे वो हमेशा दिखाई दे जाती है। तेरे पाँव अब भी सूजते होंगे ना बा। मैं उनकी उंगलियों को कैसे चटकाऊं, कैसे दूर करूं उनकी थकन। थक कर डबल रोटी से सूज जाने वाले तेरे उन पाँवों को मैं चूमना चाहता हूँ, उनकी टीसें हर लेना चाहता हूँ, उन्हें छाती से लगाकर सोना चाहता हूँ। तूने फोन पर कहा था ना, सुन, जब भी तू अनमना महसूस करे दिकरा, किसी भी समय ध्यान मुद्रा में बैठकर कृष्ण को याद करना। गहरे अपनी अंतरात्मा में उतरने का प्रयास करना। 2-4 रोज हो सकता है तेरा प्रयत्न निरर्थक साबित हो, मगर कुछ समय बाद तुझे अनोखा अनुभव होगा। बा, मैंने वह कोशिश शुरू कर दी है। रोज नहाने के बाद मैं ध्यान मुद्रा में बैठ जाता हूँ, पर विचित्र है बा, ध्यान में तू आ जाती है, तेरे कृष्ण नहीं। तेरे कृष्ण को कहीं इस जगह से तो परहेज नहीं, या आधे अधूरे मुझसे। रोज नहाने की आदत पर मेरे संगी साथी उपहास उड़ाते हैं, ताली बजाकर तल्ख टिप्पणियां करते हैं। किन्नर दूसरों की पूजा अर्चना नहीं करते, अपनी बिरादरी के कायदे कानून भूलकर मरी तू संत महात्माओं जैसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है। मैं उन्हें सुधारने की हर बार की तरह नाकाम कोशिश जैसी एक और कोशिश करता हूँ। उनके लात घूंसे थप्पड़ और कानों में गरम तेल सी टपकती किसी भी संबंध को न बख्शने वाली अश्लील गालियों के बावजूद न मैं मटक मटक कर ताली पीटने को राजी हुआ, न सल में सितारे वाली साड़ियां लपेट लिपस्टिक लगा कानों में बुंदे लटकाने को। मैं वैसा क्यों नहीं हूँ बा, जैसे मेरे अन्य दोस्त हैं, स्कूल की 4 दीवारी से सटकर पैंट के बटन खोलकर खड़े हो जाने वाले। बावला, तूने यह भी समझाया था और छोकरों से तू अलग है, यह मान लेने में ही तेरी भलाई है। न किसी से बराबरी कर, न अपनी इस कमी की उनसे कोई चर्चा। समाज को ऐसे लोगों की आदत नहीं है और वे आदत डालना भी नहीं चाहते। पर मुझे विश्वास है हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली, वक्त बदलेगा। बिना टांग वाले भी तो नकली टांग पर चलते हैं। हो सकता है भविष्य में इस अधूरेपन का भी कोई इलाज निकल आए। तेरे पप्पा ने तुझे ले जाकर बड़े स्पेशलिस्ट को दिखलाया था ना। तेरी दिलासा झूठी कैसे हो सकती थी। मैं मानकर चलता रहा, नकली टांग सी मैं भी उस जरूरी अंक की कमी से एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। मगर बहुत जल्दी मेरा भ्रम टूट गया। तूने, मेरी बा, तूने और पापा ने मिलकर मुझे कसाईयों के हाथ मासूम बकरी सा सौंप दिया। मेरी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। मनसुख भाई जैसे पुलिस अधीक्षक पापा के गहरे दोस्त थे। वो
अपने आप मुझे बचाने के लिए तो नहीं आ सकते थे। मेरे आंगिक दोष की बात पप्पा ने उनसे बांटी जो नहीं होगी, वरना वह मुझे बचाने जरूर आ जाते। क्यों वह अनर्थ हो जाने दिया तूने, जिसके लिए मैं दोषी नहीं था? पढ़ने में अपनी कक्षा में सदैव अव्वल आने वाला। डरते थे लड़के मुझसे, कहते थे जिस खेल की प्रतियोगिता में खड़ा हो जाता है तू विनोद, पुरस्कार लेकर ही दम लेता है। कुछ पुरस्कार हमारे लिए भी छोड़ देना। और अगर मान लो बा मैं अव्वल नहीं आता, तब भी क्या सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार ना होता मेरा? जिस नरक में तूने और पप्पा ने धकेला है मुझे, वह एक अंधा कुआं है जिसमें सिर्फ सांप बिच्छू रहते हैं। सांप बिच्छू बनकर वह पैदा नहीं हुए होंगे, बस इस कुएं ने उन्हें आदमी नहीं रहने दिया होगा। घर में सब लोग कैसे हैं? अच्छा बता, पप्पा की तबीयत कैसी रहती है? ब्लड प्रेशर की दवा पप्पा को नियमित दी जा रही है ना? घर में मैं था तो मैं उन्हें सुबह शाम दे देता था, अब मंजुल देता होगा। मेरे घर से जाते ही तुम लोगों ने कालबा देवी से नाला सोपारा घर बदल लिया था। तुम पूछोगी मुझे कैसे मालूम? दिल से मजबूर होकर तेरी आवाज़ सुनने की खातिर डरते डरते जब एक रोज मैंने कालबा देवी फ़ोन किया तो वहाँ फ़ोन किसी और ने उठाया। पूछने पर बताया कि 5 वर्ष से यह घर अब उनका है। पुराने मकान मालिक कहाँ रहते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पहली बार जब चंपाबाई आई थी अपने घर तो पड़ोसियों ने तुझसे पूछा था, वंदना बेन ये हिंजड़े क्यों आए हैं तेरे घर पर? गलत खबर थी उनको, सेजल पेट से है। घर की बंद खिड़कियों के भीतर उन्होंने मुझे लेकर कितना घमासान मचाया था। उनके पास पक्की खबर है, वे मुझे देखना चाहते हैं, साथ ले जाना चाहते हैं। साथ ले जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। खबर पक्की नहीं है तो बच्चे को सामने करो, हम खुद देख लेंगे, माफ़ी मांग निकल लेंगे घर से। कांपते स्वर में तूने पप्पा से कहा था मंजुल को आगे कर देते हैं। रसोई से बाहर आ, तूने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। मंजुल को टांगों से चिपकाए हुए तू बैठक में आ गई थी। मंजुल की चड्डी उतरवा चंपाबाई ने साफ कह दिया था, खेल खेल रहे हैं वे लोग उनके साथ, बच्चा इससे बड़ा है। गनीमत इसी में है, खामोशी से घर वाले असली बच्चे को उनके हवाले कर दें, कोई हंगामा नहीं मचाएंगे वे। जबरदस्ती पक्की खबर को कच्ची साबित करने पर तुले हुए हैं वे लोग। उनकी इज्जत का उन्हें भी ख्याल है, वो खुद भी अपनी इज्जत का ख्याल करें। वे दोबारा आएंगे, संगी साथियों के साथ आएंगे, उनकी पूरी बिल्डिंग को घर के नीचे इकट्ठा कर लेंगे। रात भर बा तू मुझे अपनी छाती से सटाए सिसकियां भरती रही थी। मंजुल को गोद में संभाले हुए मैंने तुझसे प्रश्न किया था, मेरे नुन्नू क्यों नहीं है बा? तो तूने मुझे बहलाया था। बच्चे के जन्मते ही आटे का नुन्नू बनाकर लगाना पड़ता है। नर्स भूल गई तुझे लगाना, लगवा देंगे तुझे भी। सुबह तूने सोकर तनिक देरी से उठे पप्पा को चाय का कप थमाते हुए दृढ़ स्वर में ऐलान किया था, बिन्नी को जल्दी से जल्दी दूर किसी हॉस्टल में भेजने का प्रबंध किया जाए। खर्च सिर पर पड़ेगा तो तू अपने गहने बेच देगी। बाथरूम से नहाकर निकले मोटा भाई अपने कमरे में घुसते हुए तेरी ओर पलटे थे। 14 बरस बाद अचानक जिन्न से हिंजड़े यहाँ प्रकट हो सकते हैं तो हॉस्टल में नहीं प्रकट हो सकते? कोई गारंटी है इसकी? बात फैल गई तो पूरे खानदान पर दाग लग जाएगा। अपने दीकरे के बिना मैं प्राण दे दूंगी। मोटा भाई बिफरे, अपनी कोख से एक ही औलाद पैदा की है बातू ने। हमें कहीं से पड़ा उठाकर लाई थी जो तू? उस रोज ही नहीं, तूने हफ्ते भर तक मुझे स्कूल बस से स्कूल नहीं जाने दिया था, इस भय से कि कहीं चंपा बाई स्कूल न पहुंच जाए। हफ्ते भर बाद 17 रोज तक तू मुझे नियमित स्कूल छोड़ने गई थी।
मेरी कक्षाएं चलने तक तू वहीं बैठी रहती थी और ख़त्म होने पर अपने साथ लेकर घर लौटती थी। 18वें दिन मुझे फिर से छुट्टी करनी पड़ी थी। तू बाईं टांग में उठ रही शाटिका की असह्य पीड़ा से बेचैन हो रही थी। तब पप्पा कसवर डूबा हुआ सा हो आया। बिन्नी होशियार है पढ़ाई में, तमाम क्लासेस चलती हैं कालबा देवी में, प्राइवेट फॉर्म भरवा देंगे। भीतर बैठी अनहोनी की मंडराती काली परछाइयों को परे धकेल मैं शक्ति भर चीखा था, पप्पा मैं घर में बैठकर नहीं पढ़ूंगा, सबके साथ पढ़ूंगा, अपनी ही कक्षा में बैठकर। मुझे स्कूल जाना है, मैं अपना ध्यान रखूंगा, अपनी हिफाजत खुद करूंगा। कब तक मैं अपने सहपाठियों से टेलीफोन पर होमवर्क नोट करता रहूंगा पप्पा? मुझे छुट्टी नहीं करनी, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, पिछड़ जाऊंगा मैं अपनी कक्षा में। पिछड़ना नहीं चाहता मैं बोर्ड टॉप करना चाहता हूँ। मैं टॉप कर सकता हूँ पप्पा, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। मुझे स्कूल जाने दो प्लीज़ पापा प्लीज़। भूलते क्यों नहीं कीलों से चुभते प्रसंग, क्यों घुमड़ आते हैं तेरी स्मृतियों के कंधों पर दुबके। तेरी स्मृतियाँ जो मेरी सांसों में घुली हुई हैं बा, उन्हें अपने से अलग करूं तो कैसे? लिफाफे पर पता लिख दिया है जिसे तूने फ़ोन पर नोट करवाया है। पता पोस्ट ऑफिस का है, मेरे घर का नहीं। मेरे घर का पता क्या कहीं कोई है बा? कैसी विभ्रम की स्थिति में जीता हूँ मैं। मेरी बा, कल तुझे पत्र लिखने की सोची थी। अच्छा नहीं लगता है जब तेरे लिए जतन से बटोरा हुआ समय कहीं और खर्च हो जाए। देख बा, कैसे जी रहा हूँ मैं, पहले की भांति झेला हुआ वह सब कुछ तुझसे उसी तरह नहीं बांट सकता। बा, तूने नए घर के पते पर चिट्ठी डालने से मना किया था। तूने कहा था पोस्ट ऑफिस घर के नज़दीक है, राम मंदिर से सटा हुआ। मंदिर जाना तेरी दिनचर्या में शामिल है। पोस्ट ऑफिस से तू अपना निजी पोस्ट बॉक्स नंबर ले लेगी। तू मुझे उसी पते पर चिट्ठी डाल सकता है, जवाब दूंगी मैं। आज के बाद तू घर पर फ़ोन मत करना, तेरा मोटा भाई बहुत शक्की है, सेजल पेट से है। तू बहुत जल्दी चाचा बनने वाला है। रखूं? रुक रुक बा, फ़ोन नहीं करूँगा तो तू मुझे पोस्ट बॉक्स नंबर कैसे दे सकेगी? तभी पीछे से मोटा भाई की गुहार सुनाई दी थी। किसका फ़ोन है बा? तूने झूठ बोला था। जूनागढ़ से भानु मामू का। 3 रोज बाद फ़ोन कर लेना। कल पोस्ट ऑफिस चली जाऊंगी। अब रखूँ ना? रख दे। 3 रोज बाद तूने पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया था। पापा को कहना मैं उन्हें खूब खूब याद करता हूँ। उनके पास होता तो पढ़ाई से लौटकर उनकी किराने की दुकान पर बैठ उनका हाथ बटाता, जिस काम से मोटा भाई को घृणा है। लेकिन मैं जानता हूँ हमारे बीच होने वाले पत्राचार की तू किसी को भनक नहीं लगने देना चाहती, पप्पा को भी नहीं। तो बस तू जान भर ले। सेजल भाभी का कौन सा महीना चल रहा है बा? पा लागू तेरी दीकरी बिन्नी उर्फ विनोद उर्फ बिमली। मेरी बा, तेरी चिट्ठी मिली। पढ़े बिना मैंने सैकड़ों बार उसे चूमा था, पेशाब के बहाने पखाने में घुसकर, ताकि किसी को मेरी हरकत विचित्र न लगे। चिट्ठी खोलकर तकलीफ हुई। इतने बड़े लिफाफे में इतनी छोटी सी चिट्ठी। तेरे बाजू में दर्द था क्या बा? मोटा भाई और सेजल भाभी के घर लौटने का समय हो गया था क्या? मानता हूँ चिट्ठी लिखने के लिए एकांत की जरूरत होती है, उस पर तू अकेली होती है। जब तेरी छोटी सी चिट्ठी मिलती है तो किस कदर बेसहारा कर देती है, कैसे बताऊं तुझको। 10-20 बार तेरी चिट्ठी को फिर पढ़ भी लूँगा, तब भी भीतर कचोटती उदासी को छिटक नहीं पाऊँगा। तूने लिखा है,
तेरी सेजल भाभी को 5वां महीना चल रहा है, मगर तेरा मोटा भाई बच्चे के विषय में सदैव उद्विग्न और आशंकित रहता है। उसके दिमाग में जाने कैसी ऊट पटांग शंकाएं मंडराती रहती हैं। परसों सेजल की जांच थी, बोरीवली के लीलावती मैटरनिटी होम में। सोनोग्राफी भी होनी थी। मोटा भाई के साथ मैं भी जिद करके उसके संग गई थी। जानने को उत्सुक थी जच्चा बच्चा दोनों ठीक ठाक तो हैं। सोनोग्राफिस्ट ने बच्चे को घुमा घुमा कर अनेक कोणों से दिखाया था। अपने पोते को देखकर मैं आनंद विभोर हो उठी थी। बच्चे के वजन को लेकर सोनोग्राफिस्ट ने हल्की सी चिंता जताई थी। सुनकर तेरा मोटा भाई एकदम से चिंतित हो उठा। उससे अजीबोगरीब सवाल करने लगा। लड़का हो या लड़की, उसे दोनों स्वीकार हैं, मगर वह जरा गौर से देखकर बताए, उसका जननांग ठीक से विकसित हो रहा है या कहीं कोई नुक्स तो नहीं? नुक्स हो तो उन्हें स्पष्ट बता दिया जाए, बच्चा गिरवा देंगे वह। अभी समय है, बच्चे के विषय में उन्हें निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। दूसरे रोज तेरा मोटा भाई फोन पर किसी ज्योतिषी से समय ले रहा था। अपनी और सेजल की जन्म पत्री दिखाना चाह रहा था उसे। मुझसे रात कहने लगा, बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को वह किसी अन्य प्रसूति विशेषज्ञ को दिखाकर अपनी शंका का समाधान करना चाहता है। सेकंड थॉट ले लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? उसने बेलज्ज होकर मुझसे पूछा उसी क्षण, तुम्हारे या पप्पा के खानदान में पहले भी क्या कोई जननांग दोषी पैदा हुआ है? आज सुबह उसने पप्पा से कड़वे शब्दों में कह दिया, वह इस घर से अलग होना चाहता है, नहीं रहना चाहता है इस घर में। उस काली परछाई के दंश से वह अपनी औलाद को दूर रखना चाहता है। फिर वह मेरी ओर मुड़ा था, तैश से उबलते हुए। बा, अपने कमरे में तुमने बिन्नी की तस्वीर क्यों टांग रखी है? सेजल की निगाह उस पर पड़ती नहीं होगी? कभी सोचा है तुमने उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तुम भले कभी उस काली परछाई का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती, उससे क्या? बिना वजह तीज त्योहार पर तुम्हारी भर भर आती आंखें उसे जबरन खींच लाती हैं इस घर में। मैं आपा खो बैठी थी। तू अनपढ़ों जैसी बातें क्यों कर रहा है? मेरे पेट से जन्मे को तू काली परछाई कह रहा है। तू भी तो उसी कोख से जन्मा है, मंजुल भी तो उसी कोख से जन्मा है। क्या अनिष्ट किया है उसने हमारा? प्रकृति ने जो इसके साथ नाइंसाफी की, उसमें उस मासूम का क्या दोष? खुदा न खास्ता दिख रहा, अगर वह तेरी औलाद होकर जन्मता तो तू उसे घर से बाहर निकालने की विवशता झेलता? बोल, तुझे कैसा लगता? दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे रुखसत कर देता। तेरे पप्पा का गुलाबी रंग झुलस कर राख हो आया था। मेरे कमरे की दीवार उन्होंने सूनी कर दी थी। तेरी तस्वीर जो वह खुद ही बड़े चाव से बड़ी करवा कर लाए थे, उतार कर उन्होंने मेरी पुरानी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में सरका दी थी। तेरे पप्पा ने रात में मुझसे कहा था, तू ऐसे काम क्यों करती है वंदना, जो उसे घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। सुन बा, मेरी बा, अब तू मेरी चिंता करना छोड़ दे। सच बताऊं, अपनी मित्र मंडली के साथ मेरा स्वयं का व्यवहार हिंसक, असंतोष से भरा हुआ है। जिस जिंदगी का हिस्सा अचानक मुझे बना दिया गया था, वह इतना आकस्मिक और अविश्वसनीय था कि मेरा किशोर मन उसे किसी भी रूप में पचा पाने में असमर्थ था। तूने मेरे जन्मते ही मनुष्य के इस तीसरे रूप को देख लिया था ना बा? उसी समय खत्म कर देना था ना बा मुझे? तू किस मोह में पड़ गई थी, बोल? मोटा भाई गलत नहीं लग रहे मुझे। वह अपने बच्चों के साथ वह सब होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं जो मेरे साथ घटा। वह विडंबना का भागी नहीं बनना चाहते हैं। बस एक बात नहीं जमी मेरे को, घर से अलग होने की। कोशिश में हूँ बा,
उनसे छिपाकर कोई बड़ा काम सीख सकूं, ताकि किसी भी रूप में उन पर निर्भर न रहूं। अधूरी शिक्षा आड़े आ जाती है। गाड़ियां मजबूरी में धोता हूँ, कहीं और भाग सकता नहीं। एक बार भागा था बा, दिल पड़ोस के बेकरी वाले हामिद मियाँ के आश्वासन पर। सोचा था दिल्ली से अलीगढ़ दूर है, नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन गलतफहमी में था। एक सुबह पाया बेकरी का शटर उठाया ही था कि दल के सरदार तितली बाई को प्रेत सा सामने खड़ा पाया। देशी कट्टा सीने पर तना था। हामिद मियाँ ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ उठा दिए थे। उस रोज ठिकाने पर पहुंचते ही सरदार ने जिस बेरहमी से मुझे मारा था बा, खोपड़ी में 4 टांके आए थे, निचले जबड़े के 2 दांत हिल गए थे। सफदरजंग के दांतों के विभाग में उन दांतों को तारों से कसा गया था। पूनम बहुत रोई थी। तू कहीं न जा, आंखों के सामने बना रहेगा तो नाशपीटा सरदार तेरी हरकतों को नजरअंदाज करता रहेगा। एक बात और, पूछूं कि न पूछूं? वो कालबा देवी वाले घर के नीचे तीसरे माले पर ज्योत्सना रहती थी ना, माणिक भाई की बेटी, मेरी ही कक्षा में पढ़ती थी, दूसरे स्कूल में, मारवाड़ी विद्यालय, ग्रांट रोड में। कुछ खबर है उसकी? बा, पा लागू तेरा बिन्नी उर्फ विमनोद उर्फ बिमली। बा, तूने ज्योत्सना की खोज खबर ली क्या? 28 को नवरात्रि शुरू हो रही है बा, 5 अक्टूबर तक रहेगी। साल भर का त्योहार, परिवार को ही नहीं पूरे शहर को जगमग उल्लास में डुबो देगा। नवरात्रि आते ही घर की याद के साथ सटी किसी और की भी यादें चली आती हैं, जिसके बारे में मैंने तुझसे जानना चाहा है। नवरात्रि में वह परी कौन सा घाघरा पहनेगी? बेझिझक ऊपर मुझे दिखाने के लिए ले आती थी। बा, एक सपना और बांटना चाहता हूँ तुझसे, तू हंसेगी तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। सोचता था बा, बड़ा होकर मैं ज्योत्सना से ब्याह रचाऊंगा। बड़े होने पर तू मेरे लिए लड़की ढूंढती ही ना। ज्योत्सना के काबिल नहीं हूं ना मैं। मुझे लगता है बा, मैं कुछ बन जाता तो उससे ब्याह जरूर करता। सब कुछ बता देता उसे, कह देता तू मुझसे पेरे भर ले ले, अपनी इच्छाएं जीने के लिए तू स्वतंत्र है, बच्चा हम गोद ले लेंगे। कभी कभी मैं अजीब सी अंधेरी बंद चमगादड़ों से अटी सुरंग में स्वयं को घुटता हुआ पाता हूँ। यह कौन सा तिलस्म है बा? हैरत में हूँ। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, सपनों ने मुंह नहीं फेरा। आज भी वे मेरे पास बेरोक टोक चले आते हैं। वे आते हैं माँ, उनके संग ज्योत्सना भी मेरे पास चली आती है। तू कतई परेशान न होना बा, ज्योत्सना मेरे लिए जिंदा है, मैं ज्योत्सना के लिए नहीं। उस सच पर से उसने भी तो विश्वास कर लिया होगा, जिस सच को पप्पा ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए परोसा है। नाला सोपारा वाले घर के फोन नंबर पर तुझसे बात होने के बाद मैं कुछ अधिक दुस्साहसी हो आया था। अपने स्कूल के दोस्त ईशान शाह को मैंने फ़ोन किया था, तेरी झल्लाहट की परवाह न करते हुए। फ़ोन पर हम अक्सर होमवर्क की बातें किया करते थे, स्कूल की लड़कियों के बारे में भी। ईशान यह भी जानता था ज्योत्सना को चिट्ठियाँ लिखी हैं मैंने, उसने मेरी चिट्ठियाँ सुधारी थीं। ईशान ने यह भी कहा था गुजराती में चिट्ठियाँ लिख, उसे अंग्रेजी नहीं आती। ज्योत्सना हिंदी स्कूल में पढ़ती थी, मगर गुजराती वह पढ़ लेती थी। जवाब उसने कभी नहीं दिया, लेकिन पूछने पर स्वीकारा था चिट्ठी पढ़ ली है उसने। घर में वह उसी सामान्य भाव से आती थी जैसे किसी न किसी बहाने आया करती थी। ईशान का फ़ोन नंबर मुझे रटा हुआ था। आशंकित था नंबर बदल न गया हो। मेरी आवाज़ सुनकर ईशान इस कदर चौंका था जैसे उसने सामने भूत खड़ा देख लिया हो। बुरी तरह हकलाया था, तू तू जिंदा है विनोद? तू जिंदा कैसे हो सकता है? स्कूल में तेरे पापा ने खबर की थी
तू अब इस दुनिया में नहीं रहा, तू अब स्कूल नहीं आ सकता। तेरे गांव में एक भयानक जीप दुर्घटना में तेरी मृत्यु हो चुकी है। स्कूल का तू होशियार विद्यार्थी था ना। दूसरी सुबह स्कूल के असेंबली में हमारी सीनियर इंचार्ज मैम ने तेरी आकस्मिक दुखद मृत्यु की घोषणा की थी। तेरी स्मृति में हम लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा था। तेरे घर में कितनी दफ़े मैंने फ़ोन किया तेरी बा से बात करने के लिए। पहले जब तेरी बा अचानक तेरा फ़ोन उठा लेती थी तो मुझे बुरी तरह डांटती थी, लेकिन तेरी बा कभी फ़ोन पर नहीं आई। घंटी बजते बजते बंद हो जाती है। तू कहाँ से बोल रहा है विनोद? तू जिंदा है? जीप एक्सीडेंट में तू मरा नहीं? तेरे पापा को तेरी मौत का भ्रम हुआ था क्या? बोल बोल ना विनोद। ईशान की आवाज़ भयातुर विस्मय से कांप रही थी। मैंने फ़ोन रख दिया और बूथ से बाहर चला गया। उसके बाद से ईशान को मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। पापा को झूठा कैसे साबित कर सकता था? रात भर अपनी मौत पर रोता रहा। पापा के षड्यंत्र में तू भी तो शामिल थी ना बा? उचाट मन धिक्कार से भरा। विधि की विडंबना के नाम पर झेलने का बूता नहीं बचा। कब तक लड़े कोई अपने से, अपनों से? पापा की इच्छा पूरी ही न कर दी जाए, किस्सा खत्म। कहाँ मरूं? मरूं भी तो कैसे मरूं? कैसे जन्मूं? यह तो नहीं चुन पाया। मौत चुन सकता हूँ। शहर में मरूंगा तो लाश किन्नरों के हाथ लगेगी। किन्नरों के विधि विधान से मौत का निपटारा होगा। किन्नर के रूप में मैं मरना नहीं चाहता। अपनी मर्जी से मर सकता हूँ तो मौत का निपटारा भी मेरी मर्जी से ही होना चाहिए। ऊंचे पहाड़ पर जाकर मरना उचित होगा। हजारों फीट गहरी अलंग जटिल घाटी में कौन खोजेगा मेरी लाश को? लाश के टुकड़ों से चिपका कर तुझे भी छाती कूटने का मौका नहीं मिलेगा। यही तो चाहता हूँ मैं। तुझे अंदेशा मेरी चिट्ठियां न पहुंचने से ही होगा। जब तू पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा से लगातार खाली हाथ लौटेगी। इतनी हिम्मत तुझमें नहीं होगी तू मेरे लिखे पते पर किसी को भेजकर मेरे बारे में पता करवाए। खोजना होता तो तू पहले ही ऐसा कर चुकी होती। यह बात नहीं है बा कि तुझमें हिम्मत नहीं है। औरतें अपनी हिम्मत का इस्तेमाल ही नहीं करती। उनकी अपनी आंखें नहीं होती। वे अपनी आंखों के कोटरों से स्वयं अपने हाथों से निकालकर अपने पति और बच्चों की जेबों में सरका देती हैं। मगर मेरी मौत से पहले मौत की घोषणा तेरे सामने ही तो पप्पा ने की होगी। तू क्यों नहीं उस घोषणा को रुकवा सकी? मेरी बा तेरी चिट्ठी नहीं आई। कल गाड़ियां धोकर लौटते समय मैं पोस्ट ऑफिस होते हुए आया था। पोस्ट ऑफिस में डाकिये अपने इलाके की चिट्ठियां छांट रहे थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है सेजल भाभी का 8वां महीना चल रहा होगा। बच्चा स्वस्थ है ना? एक अनुमति चाहता हूँ बात उससे। उपकार करेंगी ना अपने इस बेटे पर? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पत्राचार कोर्स के माध्यम से बोर्ड की परीक्षा में बैठना चाहता हूँ। तेरे बेटे के रूप में अपना नाम भर दूँ? तू न पाड़ेगी न तो बांधा नहीं। दुख बहुत होगा मगर होता रहे। वैसे राइट टू एजुकेशन ने पढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए अनेक रास्ते खोल दिए हैं। पर चाहता हूँ बा कि मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर तेरा नाम दर्ज हो। आगे बड़ी परीक्षाओं में भी घबराना मत। किसी को यह बात पता नहीं चलेगी। सर्टिफिकेट तो वही लोग देख पाएंगे जो मेरी डिग्रियां, पोर्टफोलियो आदि देखना चाहेंगे। जहाँ जिस विभाग में मैं नौकरी पाने के लिए आवेदन करूँगा। आज इग्नू जा रहा हूँ नियमावली और फॉर्म वगैरह लेने के लिए। कल पूनम ने बताया था कि शाम को विधायक जी ने मुझे घर में मिलने का समय दिया है, 5 बजे के लगभग। आराम से मेट्रो से चले जाओ। लाजपत नगर में ही तो रहते हैं। सचमुच लोगों से कोठी के बरामदे में घिरे बैठे हुए थे। मेरे गेट खोलकर भीतर होते ही विधायक जी पुकार उठे, आओ विनोद आओ।
मैं उनके सहज व्यवहार से संकुचित हो उठा। उन्होंने मुझे विनोद कहकर बुलाया था, बिमली कहकर नहीं। अच्छा लगा। शायद पूनम ने उन्हें पहले ही बता दिया होगा कि बिमली के नाम से संबोधित किए जाने से मैं चिढ़ता हूँ। विधायक जी ने चाय मंगवाने के बाद मुझसे मेरी जन्मपत्री जाननी चाहिए थी। हिम्मत जुटा मैंने स्पष्ट कह दिया, मेरा अतीत अब मेरी जन्मपत्री का हिस्सा नहीं है। यह मेरा दूसरा जन्म है। यही जन्म अब मेरा परिचय है। पूछने पर मुंबई के स्कूल का नाम बताना भी मुझे उचित नहीं लगा था। उन्होंने पूनम से कहा था, स्कूल का पता ठिकाना मालूम होने से वहाँ के प्रबंधन से मेरा 8वीं कक्षा का विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मंगवाया जा सकता है। फार्म भरने में आसानी होगी। सुनकर मैं चौकन्ना उठा। पूनम से कुछ कहना व्यर्थ था। स्कूल के लोग अपने मरे हुए विद्यार्थी की दरियाफ्त करने वालों की सूचना कहीं घर वालों तक न पहुंचा दें। मैं किसी तरह की बेचारगी से चिपके नहीं रहना चाहता था। पास बैठे हुए लोगों के बेचारगी ओढ़े हुए चेहरे मुझे परेशान कर रहे थे। उबरने के लिए मैंने विधायक जी से अंग्रेजी में कहा, सर, मैं जिन तिरस्कृत स्थितियों में जी रहा हूँ, उन्हीं स्थितियों में जीते हुए संघर्ष करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो सकता है तो ठीक है, वरना कोई अड़चन आड़े आती है तो आप हैं ना मेरी मदद के लिए। और सर, मैं फार्म 3/4 मोहन बाबा नगर के पते पर क्यों नहीं भर सकता? अचंभित दृष्टि से उन्होंने मेरी ओर देखा। वाह पुत्र, तुम तो कमाल की अंग्रेजी बोलते हो। उन्हें क्या पता, अंग्रेजी मुझे बालिश भर उचका देती है मेरी हैसियत से। यह बात अलग है बा, मैं अंग्रेजी भक्त नहीं, गुजराती भक्त हूँ। पक्का गुज्जू। वे जबरन मुस्कुराए। जिल्लत की जिंदगी तू नहीं जीना चाहता पुत्र। बुलंद हौसला है तेरा। तेरे जज्बे को सलाम। यह बताओ विनोद, अंग्रेजी में चिट्ठी पत्री लिख लेते हो? विधायक जी तहखानों की चौखट से बाहर निकल आए थे। बा, लिख सकता हूँ सर। कंप्यूटर पर टाइप भी कर लेते हो? सीखने का मौका मिले तो ज़रूर कर सकता हूँ। मेरे विस्मय को उन्होंने यथावत टंगे रहने दिया। यहाँ लाजपत नगर में एक से एक बढ़िया कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं। पैसा भरकर तुम्हारा दाखिला करवाए देते हैं इसी हफ्ते। मगर बरखुरदार पहले ही बताए देते हैं, नौकरी तुम्हें मेरे ही पास करनी होगी। उनकी तर्जनी ने चेतावनी की मुद्रा अख्तियार कर ली थी। पूनम बहुत खुश हुई थी बा जानकर कि विधायक जी मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिले थे। श्रेय उसे ही दिया था मैंने। कह रही थी, तू बोर्ड पास कर ले मेरे आमिर खान, तो उसके बाद मैं भी पढ़ने का सोचूंगी। मैं हंसा था। अभी क्यों नहीं सोचती? वर्णमाला तो सिखला दी है तुझे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो आया हूँ मैं बा। मैं वहीं से फॉर्म भर सकता हूँ। फॉर्म मैंने देखने के लिए मांग लिया था बा। मेल फीमेल के खाते में मैं तो मेल ही टिक करूँगा बा। सरकार भी अजीब है ना बा। कंप्यूटर का कोर्स पूरा करते ही मैं विधायक जी के दफ्तर में काम करने लगूंगा। उनके पीए तिवारी जी ने मुझे बता दिया है, तनख्वाह मेरी लगभग 7,000 रुपये होगी। काम बढ़ेगा तो तनख्वाह भी बढ़ेगी। बा, चिट्ठी के एक कोने में तूने पुनः लिखा था, ज्योत्सना को क्यों याद करता है बिन्नी? किसी से सुना था वो विल्सन कॉलेज में पढ़ती है। क्या पढ़ती है मालूम नहीं। मालूम करके भी क्या होगा? टूटे सिलसिले को सुई धागे से नहीं सिला जा सकता ना। बा, जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा भरो। मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, धड़कन नहीं हो, आँख नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं। हैं, सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं। यौन सुख लेन देन से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं। सोचो, बच्चे तुम पैदा नहीं कर सकते, मगर पिता नहीं बन सकते, यह किसने नहीं समझने दिया तुम्हें?
सुनो, पहचानो उन्हें, पहचानो। अपने श्रम पर जियो, मनोरंजन की दक्षिणा पर नहीं। हिकारत की दक्षिणा जहर है, जहर, तुम्हें मारने का जहर, तुम्हें समाज से बाहर करने का जहर। कोसता तो मैं उन लोगों के भी हूँ बा, जिन्होंने मुझे हाशिए के इस नरक में बित्ता भर जगह टिकने के लिए मुहैया की है, लेकिन इस सच से कैसे मुंह मोड़ लूं? और मोड़ भी नहीं पाता कि मेरी इस दुर्गति के पीछे उन्हीं का हाथ है। उनकी ताकत में इजाफा है। ढूंढते फिरते हैं जननांग विकलांगों को, इसीलिए कहीं से कोई टोह मिल जाए। गुरु परंपरा से दीक्षित कर बनाए रखना चाहते हैं उस एकता को जो उन्हें आपस में जोड़े रहे। अब आप ही बताएं बा, उन्हें समाज की मुख्य धारा में क्यों नहीं स्वीकार्य होना चाहिए? 10-12 रोज पहले घटी घटना सिहरा देती है। कई नाचने गाने गए थे, सभी न्यौछावर ज़्यादा मांगने पर उन लोगों ने मुंह मांगा देने से मना कर दिया। चंद्रा ने इठलाते हुए घर के बूढ़े मालिक के गले की सोने की जंजीर पर हाथ का रख दिया था कि वे लोग ठिठोली को जबरई मान बैठे। ये लोग भी उतर आए नंगई पर। जमकर मारा पीटी हुई। घर की बहू ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के लिए सही वही हैं जो पर्दे वाले घरों में रहते हैं। सरदार समेत 7 लोग लॉकअप में डाल दिए गए। दूसरी सुबह जाकर छूटे। चंदा की बाहों पर दरिंदगी भरी खरोंचें खून से छलछलाई हुई थी। सोनिया का निचला ओठ कटा हुआ था। पूनम ने पीठ दिखाई। उसकी गोरी पीठ पर नील खुदे हुए थे। छूते ही पीड़ा से कराह रही थी। कैसे चिमटे की मार के हैं। रसोई से उठा लाया था कोई ससुरा उनके घर का। बच्चे के बाप के साले ने चिकोटी भरी थी हमारी छाती पर। क्यों, असली है कि नकली? हमने भी हरामी को ऐसी जगह लाद दी, बिलबिलाकर सुअर सा लौट गया जमीन पर। कसाई फिरकी से घंटों नचवाएंगे और देने के समय पिल्लों की अंटी में गांठें पड़ जाती हैं। इनकी तो गालियों पर ठिठकी थी वह। असहायता की बजरी बिछ गई थी उसके दांतों के नीचे। रहस्यों के इस चक्रव्यूह से स्वयं को अलग ही रखता हूँ। वाह, पर रखूं कैसे और कब तक? कंप्यूटर क्लासेस में दाखिले के लिए निकलने से पहले पूनम ने सतर्क किया था, सरदार का आशीर्वाद लेकर जाना शहजादे। चीख क्यों दिया तूने? मैं चिढ़ गया था बा। कहीं और से भनक लगेगी तो तुझे रेत कर धर देंगे। बर्दाश्त नहीं होता सरदार को उनका कोई चेला गुरु की बादशाहत से नजर फेरे। सरदार से मैंने कोई गंडा नहीं बंधवाया है। मैं तल खो आया था। मैं उनकी जबरन कैद का शिकार हूँ। चंपाबाई और उनकी सांठ गांठ का पूनम की भ्रकुटियाँ चढ़ आई थी। खा रहा है, रह रहा है, आसरा दिया हुआ है सरदार ने तुझे। तेरा कोई नहीं लगता। दे रहा हूँ ना एवज में 1500 रुपये महीना। नौकरी जिस दिन लग गई फौरन से अलग घर ले लूँगा। फिर पूछता हूँ अपने से, ये पूनम है कौन? तूने ठीक ही लिखा है, शायद तेरी ही जैसी कोई अभिशप्त मानवी। पगली है एकदम। नहीं, पगली नहीं है। बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ नहीं जानती है। मासूम है। 3 बरस की थी तब से वह सरदार तुलसीबाई के साथ है। उनकी अंधभक्त है। अपने माँ बाप की याद उसे नहीं है। नहीं जानती वह कहाँ पैदा हुई, कहाँ की है। एक सुबह शीशे के सामने खड़ी होकर कुछ असंबद्ध सी बातें कर रही थी। मैं उसके पीछे आ खड़ा हुआ था, अचंभित। शायद उसे आभास हो गया था कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ है और वह मैं ही हूँ। उसकी आंखें अपने नया नक्श टटोल रही थी। जानती हूँ मैं अपनी माँ और बाबूजी को। देखा है मैंने उन्हें खुद को आईने में देखते हुए। देखो देखो ना, मैं गौरी हूँ कि नहीं, एकदम अपनी माँ जैसी। माँ खूब खूब गोरी रही होगी, आंबा हल्दी की कच्ची गांठ जैसी, केसर घुली गोराई। हाँ, नया नक्श थोड़े कम तीखे हैं, लेकिन नाक सुतवा है, माथा सकरा। इसीलिए मैं बाल ऊपर की ओर काटती हूँ। बाबूजी के चलते माथा सकरा हो गया। होने दो, चेहरे मोरे
से तो मैं अपने बाबूजी पर गई हूँ ना। मैं सकपकाया। क्या कहूँ, क्या सुनना चाहती है पूनम मुझसे? बोलो मेरे शहजादे, मैं अब भी अनाथ हूँ क्या? नहीं ना। उसकी तीखी आंखों से उछला प्रश्न मेरी आंखों में आ बैठा था। पप्पा, तुम तो इस दुनिया में हो, जीवित हो, फिर मैं क्यों तुम्हारे पास नहीं हूँ? पूनम जोशी के माँ और बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं है। जब उसे सब्र नहीं है, मैं कैसे सब्र करूं? मेरी बा अपनी आंखों को भींच लिया। मैं उन्हें छलकने नहीं देना चाहता था, बल्कि मैं स्वयं से नाराज हुआ। क्या बचपना है! 7 बरस के लगभग हो रहे किशोर से मैं युवा हो आया। मुझसे वह सब छूट क्यों नहीं रहा जो जबरन छीन लिया गया है? छूटना तो होगा उसकी कैद से। लड़ रहा हूँ बा, बहाने ढूंढता रहता हूँ। पढ़ने लगूंगा तो लगता है मसरूफियत बहुत कुछ छुड़वाएगी। कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, तू भी सीख सकती है, सीख लेना। नाला सुपारा में भी बहुत सी कंप्यूटर क्लासेस चल रही होंगी। सेकंडों में सारी दुनिया कंप्यूटर के छोटे से पर्दे पर सिमट आती है। सेकंडों में मैं जब चाहूँगा तू मेरे सामने होगी। इंटरनेट पर हम बतिया रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जीने के कितने कितने रास्ते खोल दिए हैं कंप्यूटर ने। बात उससे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, ना मत कहना। तूने अगर कसम खा रखी हो या मान लो तुझे कसम दिलाई गई हो, तो यह सत्य अपनी जगह अटूट है कि कस्में तोड़ने के लिए नहीं खाई जाती। लेकिन यह सच भी उतना ही पूरा है कि कस्में ही कस्मों को तोड़ती हैं। तुझे मेरी कसम है बा, छूट दे दे मुझे प्लीज़ बा, प्लीज़, कि हर रोज़ सुबह शाम मैं तुझे ज़्यादा नहीं, मात्र मिनट भर के लिए फ़ोन कर सकूं, पूछ सकूं तुझसे कि पापा पिछली रात अपने दीकरा की यादों से अलग होकर कुछ एक घंटों के लिए क्या सो सके। मोटा भाई और सेजल भाभी अब घर पर है नहीं। उनकी उपस्थिति से आतंकित तू मुझसे फोन पर बात करते हुए बह खाती थी ना? दी कसम नहीं तोड़ना चाहती थी ना? उन्हें पता चल गया तो घर में कोहराम मचेगा। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि पापा के अनुपस्थिति में ही फोन करूं, अन्य किसी की आवाज़ सुनकर फोन रख दूं। जो मैं कह रहा हूँ बा, उस पर कायम रहूंगा। बस तू मुझे इजाज़त दे दे, तू छूट दे दे बा, कि मैं तुझे फ़ोन कर सकता हूँ। कितनी बार आग्रह दोहरा रहा हूँ, समझ रही होगी क्यों कहता हूँ, क्या मायने हैं मेरे लिए उस बात के। बा, मेरी बा, उपहार में मिले मोबाइल पर मैंने 7 बार फ़ोन किया। तू घर पर नहीं है बा? तू नहीं है तो कोई और क्यों नहीं है? कितनी कितनी ज़रूरत है इस समय मुझे तेरी। तू मिल जाती तो पूछ लेता कौन सा रास्ता चुनूं। हमेशा से चाहता रहा, विरासत में मिले नरक को अभिशाप के रूप में न स्वीकार कर जननांग दोषी उससे मुक्ति का रास्ता तलाशे। समाज की मानसिकता बदलनी होगी, लेकिन बदलेगी कैसे? कोई है विकल्प? किसी को पहल करनी होगी, किसी अभिभावक को पुकार लगानी होगी बा। सड़ी गली मान्यताओं को फाड़कर फेंक देना होगा, जला देना होगा, भस्म कर देना होगा। दुस्साहस करना होगा, मात्र साहस भर पर्याप्त नहीं। जननांग दोषी औलाद से क्षमा मांगते हुए, सार्वजनिक रूप से घोषित करते हुए, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने घर लौट आओ। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हम अपनी अमानवीय भूल का परिष्कार करना चाहते हैं, अपने बच्चे की घर वापसी चाहते हैं। उनका दुस्साहस औरों का साहस बन जाएगा। आरक्षण उन्हें तीसरे खाने में आरक्षित करेगा। तीसरे खाने में क्यों? तीसरे खाने की ज़रूरत ही क्या है? इस खेल को जननांग दोषी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। वाह, अखबारों में तू पढ़ती ही होगी, मेडिकल साइंस के अविश्वसनीय चमत्कार 21वीं सदी की नियामत है। सर्जरी की दुनिया में अंग प्रत्यंगों का प्रत्यारोपण सफलता के नए प्रतिमान रच रहा है। संभव है जननांग दोषी अपने अविकसित लिंग दोष से मुक्ति पा जाएं। हार्मोन्स असंतुलन को संतुलित और अनुकूलित करने के उपाय हो रहे हैं। अधिकांश मनोविश्लेषकों की यही राय है।
अविकसित लिंग दोषियों के दिल दिमाग में स्वयं के प्रति बैठे हुए नकारात्मक सोच को निष्कासित करना जरूरी है। हंसेगी तू बा। एक मजेदार बात बताऊं? ठिकाने की मंजू आए दिन सरकार की माँ बहनी करती रहती है। गाली के लिए तू माफ कर देना। कहती है सरकार को हमें गुजारा भत्ता खुशी खुशी देना चाहिए। जनसंख्या के आंकड़े में हम इजाफा जो नहीं कर रहे। गणित का प्रोफेसर बनकर अगर मैं एक दिन उनके सामने पहुंचूं तो लगता है बा तुझसे ज़्यादा पप्पा प्रसन्न हो उठेंगे। हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। पप्पा तब भी न मुझे माफ़ करें। एक बात तो बता बा, पप्पा ने कभी छोटे में मुझे नंगा नहलाया था। बोलना बा, किसे चुनूं? पढ़ लिख कर केवल अपनी ज़िंदगी को तराशने का रास्ता, या हज़ारों हज़ारों निर्दोष जननांग दोषियों को सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीने के लिए सजग करने का? तू नहीं मिल रही तो अब मैं तेरे आराध्य श्री कृष्ण की शरण में जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, गहरे गहरे एकाग्र हो ध्यानस्थ होऊंगा। मौन अंधकार में मेरी अंतश्चेतना प्रतीक्षा करेगी बंसी की धुन की। बजेगी न बा। तू जहाँ भी हो आशीर्वाद दे, आज की शाम का सामना मैं कर सकूं। पा लागूं तेरा दीकरा। प्रिय पाठकों, अत्यंत पीड़ा और खेद के साथ मैं आपको एक साथ दो दुखद समाचार पढ़वाना चाहती हूँ। गुजारिश है कृपया उन्हें ज़रूर पढ़ें। कृपया आज का यानी 27/12/11 का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लें। ना पृष्ठ पलटे नहीं, प्रथम पृष्ठ को आंखों के सामने फैला लें। गौर करें, पूरे पन्ने पर एक क्लासिफाइड विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। जिस प्रथम पृष्ठ पर अमूमन समाचार नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लुभावने उत्पादों के विज्ञापन छपा करते हैं, आज विज्ञापन की जगह समाचार छपा है। समाचार का शीर्षक है, आज का मुख्य समाचार है, एक स्वर्गवासी माँ का माफ़ीनामा, अपने किन्नर बेटे से घर वापसी की अपील। मैं वंदनाबेन शाह, पत्नी श्री हरींद्र शाह, सार्वजनिक रूप से घोषणा करती हूँ दिनांक 22 नवंबर 2011 को अपने पूरे होशो हवास में मैं अपने तीनों बेटे सिद्धार्थ शाह, विनोद शाह, मंजुल शाह में से मंझले बेटे विनोद शाह, जिसे लिंग दोष के चलते बरसों पहले हमने जबरन किन्नर चंपाबाई को सौंपकर दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने का नाटक रचा था, लोकापवाद के भय से उस भूल का परिष्करण करना चाहती हूँ। अपने मझले बेटे विनोद शाह, जिसे हम सभी प्यार से बिन्नी कहकर पुकारते थे, प्रार्थना करती हूँ वह अपनी बा की इस अक्षम्य भूल को क्षमा कर दे और अपने घर वापस लौट आए, अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करे, अपनी बा का सपना पूरा करने के लिए। उसे मैं यह भी जानकारी देना चाहती हूँ, उसके पिताश्री हरींद्र शाह ने अपनी रजिस्टर्ड वसीयत में अपनी समूची संपत्ति को तीनों उत्तराधिकारी बेटों सिद्धार्थ, विनोद और मंजुल शाह को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। स्त्री के पास उसकी क्या संपत्ति होती है? वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति की मालकिन होती है। उसकी संपत्ति होती है उसकी संतानें। मैं अपनी उसी संपत्ति के लिए वसीयत करती हूँ। मेरी मृत्यु के उपरांत मुझे मुखाग्नि मेरे तीनों बेटे मिलकर देंगे। मेरे शव को तब तक शव गृह में सुरक्षित रखा जाए जब तक मेरा मझला पुत्र विनोद शाह क्रियाकर्म के लिए उपलब्ध न हो जाए। मेरा दृढ़ विश्वास है मेरे पति श्री हरींद्र शाह अपनी पत्नी वंदनाबेन शाह की अंतिम इच्छा का सम्मान करेंगे। मैं चाहती हूँ मेरे इस माफ़ीनामा को बाकायदगी से सभी भाषाओं के अखबारों में विज्ञापित किया जाए। नेताओं की तस्वीरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। अपने लिंग दोषी बेटे से क्षमा याचना करती हुई, उसकी घर वापसी की कामना करती हुई एक माँ की तस्वीर अखबारों में क्यों नहीं छप सकती? मैं जानती हूँ मेरा बेटा बिन्नी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पसंद करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा माफ़ीनामा वह स्वयं पढ़े, मुझे क्षमा कर दे। मुखाग्नि देने के लिए शीघ्र से शीघ्र वह अपने घर नाला सोपारा पहुँचे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगी।
डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। वह जहाँ भी हो, जिस शहर में हो, जिस स्थिति में हो, पास में पैसे न हो तो पिता के दिए गए मोबाइल नंबर पर तत्काल संपर्क करे। अपने घर का पता वह नोट कर ले। C 430 आम्रपाली अपार्टमेंट्स, नाला सोपारा वेस्ट, जिला थाना, महाराष्ट्र। उसके पिता विज्ञापन दाता श्री हरींद्र शाह, राजकोट वाले। समाचार 2। मुंबई 27 दिसंबर। कुर्ला कालीना कॉम्प्लेक्स में लगी हुई मीठी नदी में पुलिस ने एक किन्नर की फूली लाश बरामद की है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिर बुरी तरह कुचला हुआ। पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश का नतीजा मान रही है। उसका अनुमान है हत्या का संबंध अंडरवर्ल्ड में इन दिनों सक्रिय मुन्ना भाई किन्नर गिरोह से हो सकता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार।